ओम सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने YouTube चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे स्वागत है। चल रही है वही आपकी पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई बोर्ड ऑब्लिक यूपी बोर्ड, बिकॉज बोथ बोर्ड हैव सेम सिलेबस। आपकी उसी सीरीज के अंतर्गत जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 6 लेक्चर है और जिसमें हम लोग आज किरचॉफ लॉ के बारे में बात करेंगे। इसमें जंक्शन रूल है, लूप रूल है, फिर उसके बाद जो है किरचॉफ रूल को अप्लाई करना सिखाएंगे। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है और दिखाएंगे कि वही क्वेश्चन आ रहा है जो एनसीईआरटी के साल में है। फिर आपका एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कराएंगे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग बात करेंगे बीट स्टोन ब्रिज का, फिर वो कब बैलेंस होता है, कब अनबैलेंस होता है। और हमारे ख्याल से हो सकता है एक आध लेक्चर की और नीड पड़े, ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। चैप्टर बड़ा था तो आप जान ही रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिकैप जो है, देखिए ये ग्राफ तो आप समझे ही थे। हाँ, यहाँ ये बात ध्यान देना है, V वर्सेस I ग्राफ, V वर्सेस I ग्राफ आपका मेरे प्यारे ओम्स लॉ के लिए भी है और V वर्सेस I ग्राफ आपका सेल के लिए भी है। तो आप ध्यान देना, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो फॉर सेल बोला जा रहा है या ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, ये ध्यान देंगे, नहीं तो कंफ्यूजिंग है। V वर्सेस I ग्राफ सेल के लिए ऐसा है और ओम्स लॉ के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ V वर्सेस R ग्राफ है और यहाँ भी V वर्सेस R ग्राफ है। ठीक है, लेकिन वहां वो ओम्स लॉ के लिए है। किसके लिए है? ओम्स लॉ के लिए ग्राफ है, ओम्स लॉ के लिए। ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आर आई में V चेंज होता है, V बढ़ता है तो I भी बढ़ता है, V कम होता है तो I भी कम होता है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं किया जा रहा होता है उस समय। ठीक है, तो यहाँ R कांस्टेंट रहता है। R यदि कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ ना आगे जाएगा न पीछे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ पोटेंशियल के वैरी करने पर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ग्राफ आगे पीछे नहीं जाएगा, ये ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ ग्राफ कैसे मिल रहा है आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ इसको समझने के लिए वैसे बात की गई थी प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा कोई चीज बताया जाता है आपको समझ में नहीं आता, बड़ा टेढ़ा टेढ़ा बताना पड़ता है। तो मेरे प्यारे, मेरे अनमोल रतन, यहाँ ये आर जो है, पहली बात तो ये ग्राफ है किसके लिए वो जान ही रहे हैं आप। तो यहाँ हम जो है आपका ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ वो अप्लायंस जिसको ऑपरेट करना चाहते हैं उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, जिसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ करंट आई चलेगी प्लस से और यहाँ आई होते हुए और आई यहाँ इंटर कर जाएगी। ठीक है, अब जरा देखें, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। वी क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अप्लायंस जो है यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ मान लें इसकी जगह पे बल्ब लगाए हो आप, बल्ब के बाद आप ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं। इसका मतलब आर आप बदल सकते हैं। तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आर बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा। तो आर बढ़ने का मतलब ग्राफ आगे जाना चाहिए, आर कम होने का मतलब ग्राफ पीछे जाना चाहिए, वी बढ़ने का मतलब ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, वी कम होने का मतलब ग्राफ नीचे जाना चाहिए। और यहाँ आर बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ग्राफ वी बढ़ने के कारण ऊपर भी जाएगा, आर बढ़ने के कारण आगे भी जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आता यहाँ ऐसे क्यों हो गया, ये ई वाली लाइन के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, जरा यहाँ देखें। तो यहाँ जब आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ये इस आर और इस आर में अंतर है, जरा ध्यान देंगे। आर बढ़ने का मतलब कहीं ये ना समझ लेना कि आप ये आर बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों आर अलग अलग हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अप्लायंस का रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। ठीक है, तो कहीं आपके मन में ऐसा ना आ जाए कि सर आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, 2 है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है और ईएमएफ चेंज नहीं होता है,
तो सर इस हिसाब से तो V आपका 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसका मतलब R के बढ़ने पर V क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ R के बढ़ने पर V क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। R भी बढ़ रहा है, ग्राफ आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब V बढ़ भी रहा है। तो देखें, जब आप कंफ्यूज होंगे किस बात को लेके, जब आप इस बात को लेके मेरे प्यारे कंफ्यूज होंगे कि ये R बढ़ रहा है तो नहीं, R नहीं बढ़ रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का थोड़ा ना चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये नहीं हो रहा है, ये आप यदि ऐसा करते हैं तो आप गलत समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली जब आप R बढ़ा रहे हैं तो R बढ़ने का मतलब है आप रूट में रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट कम होगी, और करंट कम होगी मेरे प्यारे, करंट जब कम होगी तो ये चीज कम होगी। जैसे जैसे करंट कम होती जाएगी ये कम होता जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं, ये बदलेगा, ये कम हो रहा है तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। और इस वैल्यू को कम होने से क्या होगा जरा देखो, जैसे V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता, और ये कम होता जाता, मतलब मान लो पहले 4 था, अब 3 हो गया, अब 2 हो गया, तो ई तो बदलेगा नहीं, ई नहीं बदलेगा तो आप जरा देखें, यहाँ 6 हो जा रहा है, फिर यहाँ 7 हो जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 8, ठीक है। इसका मतलब आर के बढ़ने से क्या हो रहा है, करंट कम हो रही है, करंट के कम होने से ये वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है तो वी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये और एक समय यदि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे, तो यहाँ करंट जीरो हो जाएगी। करंट जब जीरो हो जाएगी तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वी बराबर ई हो जाएगा। लेकिन v बराबर ई के तभी होगा जब r इनफाइनाइट हो जाएगा। अब r इनफाइनाइट कहाँ होगा ये हमको पता नहीं है, तो हमको ये भी नहीं पता कि v बराबर ई के कहाँ होगा, इसका मतलब ये पोर्शन पैरेलल ड्रा होगा। क्योंकि पता ना हो कहाँ है तो इंटरसेक्शन ना पता हो तो ऐसा कब होता है, जब पैरेलल हो जाए, ठीक है। एक ये, अब इतने से भी यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी और भी तरीके हैं मेरे प्यारे। आप v इज इक्वल टू, वैसे ये पेन थोड़ा बढ़िया नहीं दिखती है, कलर बदल देते, कलर, जैसे v इज इक्वल टू आप e माइनस आई आर ले रहे हैं। आप कहेंगे सर इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, इस पर क्या करें। इस i की जगह पे आप लिख सकते हैं e r प्लस आर, क्योंकि आप ऐसा जानते हैं। यहाँ आपका v इज इक्वल टू ई कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान r प्लस आर, ये स्मॉल r नीचे लेके चले जाएं, वही लिखा है, इसको ऊपर कर देंगे तो यही बचा है। ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू ई 1 माइनस 1 अपान आर 1 हो जाएगा, प्लस आर अपान आर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें आप, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर जैसे से बढ़ेगा ये चीज बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये रिजल्ट कम होगा, ये रिजल्ट कम होगा तो ये बढ़ेगा। जरा ध्यान दें, यहां जैसे आप यहां ध्यान दें, आर यदि बढ़ रहा है तो एक्चुअली ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, कम होगा, और रिजल्ट कम होगा तो 1 में से कम माइनस करेंगे। जैसे 1 में अभी आप मान लें 0.75 माइनस कर रहे थे, 0.25 आ रहा था, अब 1 में से आप कम माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये रिजल्ट बढ़ जाएगा, ये ओवरऑल ये पूरा बढ़ जाएगा, तो वी भी बढ़ जाएगा, वी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये आर बढ़ते बढ़ते आपका इनफाइनाइट हो जाए तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा तो v बराबर ई के आ जाएगा। इसका मतलब जब आर इनफाइनाइट होगा तभी v बराबर ई के होगा। और यदि ऐसा ग्राफ होता है तो आपको ऐसा इक्वेशन होता है, ग्राफ आपको कर्व मिलता है, इसलिए ग्राफ आपको कर्व मिल रहा है, आप जैसे समझ सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का देखे थे। फाइनली यहाँ आपको ये पता चला था, क्या पता चला था कि हम जो न्यू सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स,
न्यू सेल्स को सीरीज में जोड़ना पसंद करते हैं, फायदेमंद होता है। अब पुरानी सेल को सीरीज में जोड़ते हैं, जितना करंट वन सेल से मिल रही थी उतना ही यंग सेल से भी मिलती है। तो यही बात यहां देखा जाए, यहां पर यहां पुरानी सेल को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब आपको उतनी करंट मिलती है, मतलब n टाइम्स करंट मिलती है जितना एक सेल से करंट मिल रही थी। अब आपके मन में आ सकता है सर सेल नई हो तो सीरीज जोड़ेंगे, पुरानी होगी तो पैरेलल जोड़ेंगे, ऐसे तो हमको सेल फेंकने नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा जरा ध्यान दो, गलत फहमी मत पालना। यहाँ जब न्यू सेल को आप प्रिफर कर रहे हैं, न्यू सेल मतलब जिसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यहाँ आप बल्ब लगाएंगे, एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, ठीक है, जब आप न्यू सेल्स यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप ओल्ड सेल्स यूज कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरे प्यारे, तो आप यहाँ जरा देखें, यहाँ पर शर्त है कि अप्लायंस का रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल से रिलेटेड है, 25-50 ओम से ज्यादा होना नहीं है उसको, और उससे बहुत कम रहना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब आप न बल्ब जला सकते हो एलईडी वाला, न ट्यूबलाइट जला सकते हो, न पंखा चला सकते हो, न कूलर, न एसी, फिर कर क्या सकते हो, तो झालर वाली मिर्चाई या बल्ब आप जला सकते हो। आप कहोगे सर इससे क्या फायदा, फेंकने से तो अच्छा है ना, फेंकने से अच्छा है कि जो है हम क्या करें, हाँ ठीक है, समझदार हैं आप। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे ख्याल से ये सब बात कर चुके थे। थोड़ा हल्का सा मन में शंका बनी है, पता नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है, थोड़ा देख के आते हैं। ऑन है, ठीक है। असल उसी के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया था, तो रिकॉर्डिंग का स्पेस दिख नहीं रहा था, पता चले भी मेहनत किया जाए फिर बाद में चले कि हाँ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। किरचॉफ्स रूल, जंक्शन रूल, किरचॉफ्स रूल या जंक्शन रूल। पहली बात तो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके दो पार्ट हैं, जंक्शन रूल या लूप रूल या मेश रूल, इसी को हम केवीएल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं इसी को, ठीक है मेरे प्यारे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हम इस्तेमाल कब करेंगे किरचॉफ्स रूल। देखें जैसे आप, एक सर्किट है, और ये ऐसे कनेक्ट है, ऐसे, और यहां पर ये कैपेसिटर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है जो ऐसे कनेक्ट हो और ऐसे कनेक्ट। इस सिचुएशन में यदि कहीं दिखे तो आप समझ लेंगे तीनों पैरेलल। क्या समझ लेंगे, तीनों पैरेलल है, ठीक है। मतलब जैसे R1 है, R2 है और R3 है, ये तीनों पैरेलल मान लेंगे आप, तीनों को क्या मान लेंगे आप, पैरेलल मान लेंगे। अब जैसे सपोज करें कि ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। अब देखिए जरा आप, आपके मन में आ रहा होगा कि हम पैरेलल कैसे मान लेंगे। देखें, ए से R1 का एक एंड कनेक्ट है, और ए से ही R2 का भी एक एंड कनेक्ट है, और ए से ही R3 का भी एक एंड कनेक्ट है। तीनों का एक एंड R1 से कनेक्ट है, तो ए से मतलब तीनों का एक एंड किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, R1 का भी, R2 का भी, R3 का, ठीक है। और इसका देखें दूसरा एंड बी से कनेक्ट है, इसका भी दूसरा एंड किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है, और इसका भी दूसरा एंड किससे कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है।
इन सब का दूसरा एंड जो है वो बी से कनेक्ट है। अब आप समझ गए होंगे क्यों पैरेलल कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसे कहीं दिख जाएगा तो उसे आप पैरेलल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पैरेलल। अब क्यों है आप देख ही रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाएगी, प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब जब ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, R1 R2 और R3। ठीक, अब R1 R2 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया और यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये मान लो R4 है, ये क्या है? R5। ठीक है, अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है वहां पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं क्या? सेल या बैटरी का प्लस एक एंड से और दूसरे पॉइंट से क्या? माइनस। अब यहां से जब करंट चलेगी, यहां जब करंट पहुंचेगी तो दो रास्ते में बटेगी। इधर दो रास्ते में बटी तो, लेकिन आगे जाके ये फिर बढ़ जाएगी, ये आगे जाके फिर से बढ़ जाएगी, ये आगे जाके फिर से बटने का चांस है। इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही करंट जा रही हो कई रेजिस्टेंस में हम सीरीज मान लें, अन्ना ऐसा ही हो रहा है कि एक जगह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो और अगले पॉइंट में जाके करंट मिल जा रही हो एक ही एक रेजिस्टेंस से पास होके, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ सीरीज और पैरेलल कंफर्म नहीं कर पाएंगे। और जब हम सीरीज और पैरेलल कंफर्म नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे, तो उस समय हम लोग, मतलब हमें कोई रास्ता नहीं दिखेगा सर्किट को सॉल्व करने का, तो हम केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे या जंक्शन रूल लगाएंगे, दैट मीन्स किरचॉफ्स रूल लगाएंगे। किरचॉफ्स रूल आप तभी लगाएंगे जब जो है आपको ये पता ना चले कि कहां पर क्या है, कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, ये आपको पता ना चले, कोई और रास्ता ना हो, तब आप किरचॉफ्स रूल लगाएंगे, तब आप किरचॉफ्स रूल लगाएंगे मेरे प्यारे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करते थे कभी, तो पहले तो आप सॉल्व करते थे उसको फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। यदि कोई रास्ता नहीं दिखता था तब आप श्रीधराचार्य लगाते थे, लेकिन आपको ये पता होता था कि श्रीधराचार्य लगाएंगे तो आंसर आ ही जाएगा चाहे जो। वैसे ही किरचॉफ्स लॉ जब भी लगाएंगे आंसर आ ही जाएगा चाहे जो। ठीक है, एक और, किरचॉफ्स लॉ को लगाने के पहले, किरचॉफ्स रूल को लगाने के पहले, जैसे मान लो यहाँ एक सेल लगी हुई है, फिर यहाँ चल के एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ भी एक सेल लगी हुई है और यहाँ चल के एक रेजिस्टेंस है। ठीक, और फिर उसके बाद जो है यहाँ भी रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर यहाँ भी रेजिस्टेंस है और यहाँ भी रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यदि ऐसा है कहीं पर, ऐसा कहीं पर है मेरे प्यारे, तब आप ये तुरंत आप किरचॉफ रूल नहीं लगाएंगे। जैसे आपको ये पता चलता रहेगा कि कहाँ यहाँ सीरीज है यहाँ पैरेलल है, तो पहले वो सॉल्व करके आप सर्किट को छोटी कर लेंगे। नहीं तो जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतने ज्यादा इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, उतना ही सॉल्व करने में टाइम लगेगा। जैसे आप यहाँ देखो तो ये लग रहा है ये और ये सीरीज में है, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये और ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हो जाएंगे पैरेलल में। ये दोनों आपस में सीरीज में है, फिर सॉल्व करने के बाद ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा और फिर इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ जब किरचॉफ्स रूल आप लगाएंगे यहाँ पर, तो आपको एक ही वेरिएबल होगा और एक ही इक्वेशन की जरूरत होगी और सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप ध्यान दें कि किरचॉफ्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में यूज होता है, लेकिन इसको हम लगाएंगे तभी जब हमें कोई और रास्ता ना दिखे। ठीक है, अब फिर ये आप ध्यान करिएगा कि ये ऐसा है तो आप पैरेलल मान लेंगे, ऐसा है तो 5 रेजिस्टेंस है और समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो बीट स्टोन हो सकता है। ये बीट स्टोन क्या है?
अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बात करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा हटा दें, क्योंकि ये पेज तो हम लोग बनाए थे किरचॉफ रूल को समझने के लिए। इसमें हमको ये आफत मोल नहीं लेनी, लेकिन ये याद रखेंगे। देखिए किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या है, जरा देखिए आप पहले। किरचॉफ्स जंक्शन रूल, पहली बात तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके दो पार्ट हैं, एक जंक्शन रूल है, एक क्या है आपका लूप रूल है। जंक्शन रूल ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो जंक्शन पॉइंट है, जहां पर बहुत सारी करंट मिल रही होंगी, तो वहां पर जो करंट जो है जंक्शन की ओर आ रही होगी, जंक्शन की ओर आने वाली नेट करंट बराबर होगी जंक्शन से दूर जाने वाली नेट करंट के। ठीक है, जंक्शन रूल क्या है, टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन विल बी इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, क्या टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन विल बी इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। टोटल करंट टुवर्ड्स junction point will be equal to total current going away from junction point। ठीक है, जंक्शन रूल क्या है, टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन विल बी इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान दो कि जैसे ये करंट आपकी I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा है, अब जंक्शन की ओर आने वाली करंट कौन कौन सी है, I1 है, जंक्शन की ओर जा रही है, I3 है, जंक्शन की ओर जा रही है, I4 है, जंक्शन की ओर जा रही है। तो जंक्शन की ओर जाने वाली करंट बराबर हो जाएगी जंक्शन से दूर जाने वाली करंट, I5 है और I2 है, बराबर हो जाएगा I2 प्लस I5। ठीक है, ये लग गया किरचॉफ्स रूल, ये जंक्शन रूल। लेकिन इसमें अभी दोनों साइड में आप T से मल्टीप्लाई कर दें तो I1T हो जाएगा, ये आपका I3T हो जाएगा, ये आपका I4T हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I2T प्लस I5T। अब आप जानते हैं Q बराबर होता है IT के, तो इसे आप लिख सकेंगे Q1, ये हो जाएगा आपका Q2, ये हो जाएगा आपका Q4 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q5। इसका मतलब जंक्शन की ओर आने वाला टोटल चार्ज बराबर होगा जंक्शन से दूर जाने वाले टोटल चार्ज के। तो मेरे प्यारे, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये लॉ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे कर रहा है, मतलब जितना चार्ज आ रहा है जंक्शन की ओर उतना ही दूर जा रहा है, ना तो कुछ क्रिएट हो रहा है ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, ये हो गया जंक्शन रूल। अब हम देखते हैं कि आपका लूप रूल या मेश रूल क्या है। ये लूप रूल, मेश रूल, इसी को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ये भाई साहब कहते हैं किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कहां पर, किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मतलब जिसमें करंट प्रेजेंट हो, किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेरे प्यारे जो है आप इस रूल के अकॉर्डिंग किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज
बराबर 0 होता है। ये इनके कहने का मतलब है। अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। और यहां पर जरा ध्यान देंगे, ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, ईएमएफ की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन छोटी लाइन से बड़ी लाइन की ओर होगी। ये ईएमएफ है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ के कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन छोटी लाइन से बड़ी लाइन ली जाएगी। ठीक है। और यदि लूप लूप आपका जो है, जो डायरेक्शन आप सेलेक्ट किए हैं लूप का, लूप जो है ईएमएफ की डायरेक्शन का सपोर्ट करता है, ई प्लस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, ई प्लस लिया जाएगा। और अपोज करेगा तो क्या लिया जाएगा, ई माइनस लिया जाएगा। जैसे यहाँ ईएमएफ क्या करेगा, यहाँ वाले केस में अपोज करेगा, यहाँ माइनस लिया जाएगा और यहाँ प्लस लिया जाएगा। लूप की जो डायरेक्शन आप अज्यूम कर रखे हैं, ईएमएफ की डायरेक्शन उसको सपोर्ट कर रही है तो प्लस लिखेंगे, और अपोज करेगी तो क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है। और जरा ध्यान देंगे, करंट, अब जैसे यहां रेजिस्टेंस है, आप फिर से लूप ऐसे ही मान रखे हैं ऐसे, और यहां रेजिस्टेंस है, अब मान लो रेजिस्टेंस R1 है, और यहां करंट I1 है, और यहां भी आप रेजिस्टेंस मान रखे हैं, वो R2 है, और यहां करंट जो है आपका I2। तो आप जरा ध्यान देंगे, जरा क्या पूरा ध्यान देना होगा आपको। यहां I1 इंटू R1 को आप माइनस लेंगे, करंट साथ देगी तो माइनस लेंगे, और करंट जो है अपोज करेगी लूप का, इसको आप प्लस लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट। जरा ध्यान दें, ईएमएफ साथ दे रहा था तो आप प्लस ले रहे थे, यहां साथ दे रहा है तो माइनस ले रहे हैं। यहाँ ईएमएफ अपोज कर रहा था लूप की डायरेक्शन का तो माइनस ले रहे थे, यहाँ करंट अपोज कर रही तो प्लस ले रहे हैं। ये ध्यान देंगे, आई आर का जो साइन लेंगे वो ईएमएफ की साइन का अपोजिट है। ठीक है। और इसे आप बदल भी सकते हैं। और इस रूल को हम और क्या कह सकते हैं, जरा आप ध्यान देंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है आप दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां जब Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जानते हैं W बराबर बराबर VQ होता है, और वही एनर्जी होता है। इसे आप एनर्जी भी कह सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। और एनर्जी इसका मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बराबर 0, या फाइनल एनर्जी बराबर इनिशियल एनर्जी। इसका मतलब जितनी टोटल एनर्जी पहले थी उतनी टोटल एनर्जी अब भी रहेगी। इसका मतलब किरचॉफ का सेकंड रूल, जिसे हम लूप रूल बोलते हैं, मेश रूल बोलते हैं, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि ईएमएफ की डायरेक्शन किधर से किधर लेंगे, छोटी लाइन से बड़ी लाइन। ठीक है। सेल में एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी होती है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन, ईएमएफ की डायरेक्शन लेंगे। और मेरे प्यारे, यदि ईएमएफ की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन का साथ दे रही तो प्लस, विरोध कर रही तो माइनस, जो यहां माने रहेंगे उसका जस्ट अपोजिट यहां मानेंगे। करंट साथ देगा तो माइनस, करंट अपोज करेगा तो प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ्स रूल था आपका। अब चलते हैं यहां अप्लाई करते हैं। ये साल है, साल को छोटा कर दे रहे हैं, सर्किट को थोड़ा बड़ी कर दे रहे हैं, जिससे आपको चीजें दिखें। ठीक है। या इस सर्किट को थोड़ा और क्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक।
अब जरा देखें, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। तो घबराइएगा नहीं, एनसीईआरटी से आप घबराते बहुत। यहाँ ग्रीन कलर ले रहे हैं, थोड़ा बढ़िया दिखता है। अब देखो यहाँ एक सेल है जिसका ईएमएफ है 10 वोल्ट, और यहाँ एक दूसरी सेल है जिसका ईएमएफ है 5 वोल्ट। क्या? 5 वोल्ट। और यहाँ पर ऐसे सर्किट बनी हुई है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। हो सकता है आपको अच्छे से दिख ना रहा हो, इसलिए ऐसा। किरचॉफ फर्स्ट रूल लगाने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जहां थोड़ी बहुत है वो हम बात कर ले रहे हैं। यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपका ई है, ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी। यहाँ 2 ओम रजिस्टेंस है, यहाँ आपका 4 ओम रजिस्टेंस है, और यहाँ भी 4 ओम रजिस्टेंस है, यहाँ भी आपका 2 ओम रजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ 1 ओम रजिस्टेंस। अब देखिए, जब करंट हम लोग शो करेंगे, क्या शो करेंगे? करंट। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें आप, करंट हमेशा सेल या बैटरी के प्लस से चलेगी और माइनस में इंटर करेगी, क्योंकि दो सेल हैं, तो एक को हम I1 मान ले रहे हैं एक से, और यहां जो है ये दूसरी करंट माननी होगी, तो ये मान रखे हैं I3, तो हम भी I3 मान ले रहे हैं, I3। देखो, जो जहां से आया है वो ही जाएगा, प्यारे ये धरती का नियम है। हम आप जहां से आए वहीं जाएंगे। मिट्टी से उठे हैं, मिट्टी में मिल जाना है। पेड़ पौधे मिट्टी से उठे हैं, मिट्टी में मिल जाना है। बिल्डिंगें मिट्टी से उठी हैं, मिट्टी में मिल जाना है। समंदर से नदियां, फिर समंदर, जो जहां से आया है वही जाएगा। कुल मिला के आप समझदार हैं। तो सेल के प्लस से जितना करंट आप लेके चलेंगे, माइनस उतना इंटर करेगा। अब यहां जब पहुंचे आप यहाँ, तो यहाँ करंट चली गई आपकी I2। क्या चली गई? I2, क्योंकि I3 वहां मान चुके थे। अब चाहते थे यहाँ I1 लिख चुके, I2 लिख चुके, I3 लिख चुके, यहाँ I4 लिख दें। लेकिन क्यों लिख दें? हमको नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या कम रखनी है, जिससे इक्वेशन कम बनाने पड़े, सॉल्व कम करना पड़े। मिनिमम एफर्ट, मतलब मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट चाहिए हमें। तो यदि I1 यहां से चली थी, I2 इधर चली गई, तो इसका मतलब इधर जो बची वो जाएगी ना। अब क्या बची? I1 माइनस I2 इधर जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है रे। और ये जो I2 आ रही है, ये I2 यहाँ आएगी, और यहाँ से I3 आ रही है, और ये दोनों यहाँ मिलेंगे, मिल के इधर घूम जाएंगे, इधर। क्योंकि यदि और कोई रास्ता ना होता लड़ते ये, लेकिन अगला रास्ता है तो क्यों लड़ेंगे? युद्ध अंतिम चारा है, लड़ाई नहीं करेंगे। यहाँ दोनों मिलके आगे बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा I2 प्लस I3। अब यहां तक आया, इसी में से I1 निकल गया है भाई, इसी में से तो I1 निकला होगा, तो जो बचेगा वो आगे बढ़ेगा। तो आगे क्या बढ़ रहा है? I2 प्लस I3 और माइनस I1, क्योंकि इसमें से I1 निकल गया है। अब ये दोनों आके यहाँ मिलेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। मिलने का मतलब जान ही रहे हैं, ये और ये आपका ऐड हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करोगे, देखो माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो I3 आ जाएगा। I3 यहां से निकला था, I3 यहाँ आना था। यदि ऐसा ना मिले तो इसका मतलब कहीं आप कुछ गड़बड़ कर गए हैं, फिर आप उसको सही करें, ठीक है। अब हम किरचॉफ्स रूल यहाँ लगाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? किरचॉफ्स रूल यहाँ हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अब किरचॉफ्स रूल लगाने के लिए हमको लूप मानना होगा। क्या मानना होगा? लूप। ये जिस शेप का आपका यहाँ पे सर्किट है, उसी शेप का आप लूप मान।
और लूप में चाहे जो डायरेक्शन रख दें, चाहे क्लॉकवाइज रख दें, चाहे एंटी क्लॉकवाइज रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां मान लो ऐसे रख दिए, ऐसे। अब आप ये लूप फर्स्ट, लूप फर्स्ट, ठीक है। और लूप फर्स्ट में अभी हम बात करने जा रहे हैं इसकी इक्वेशन की। लूप फर्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज। अब देखें यहां छोटी लाइन से बड़ी लाइन, तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो लूप का साथ दे रही है, तो आपका 10 प्लस के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, और यहां करंट क्या कर रही है, करंट जो है भी लूप की डायरेक्शन का साथ दे रही है। अब करंट साथ दे तो क्या लिखते हैं हम, माइनस लिखते हैं, तो यहाँ 4i2 लिखा जाए। अब हम ये भी समझने लगे हाथ क्यों माइनस लिखते हैं। देखो करंट इधर से इधर जा रही है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाती है, इसका मतलब इधर का पोटेंशियल हाई है और इधर का पोटेंशियल लो। ठीक है, तो ये जो आपका 4i2 है, एक्चुअली ये I इंटू आर है, तो है तो वोल्टेज ही है, और इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। अब ईएमएफ की डायरेक्शन देखा जाए तो इधर हो गई, ईएमएफ की डायरेक्शन जो है लूप की डायरेक्शन का अपोज कर रही है, इसलिए माइनस लिखा जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली हम वोल्टेज के सेंस में प्लस माइनस देख रहे हैं, आई के सेंस में। तो करंट भले इधर हो रही है डायरेक्शन, लेकिन ईएमएफ की डायरेक्शन इधर जा रही है, ईएमएफ की डायरेक्शन अपोज करेगी तो माइनस लिखेंगे, ईएमएफ की डायरेक्शन साथ देगी क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, हमारे ख्याल समझ गए होंगे आप। ठीक, अब यहां आए, यहां भी क्या हो रहा है आपका, लूप लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम मिल रही है, तो माइनस लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, और कितनी करंट जा रही है, I2 प्लस I3। अब यहां आएंगे तो यहां भी सेम मिल रहा है, सेम मिल जाएगा तो आपका क्या लिखा जाएगा, सेम मिल जाएगा तो माइनस लिखा जाएगा। करंट किस में जा रही, 1 में, कितनी जा रही, I1 में। ठीक है, अब बराबर क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। बराबर क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। ठीक है, एक्चुअली आप इसे चाहें तो आप जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लें आप स्टार्ट कर रहे हैं पी से, आप स्टार्ट कर रहे हैं पी से, तो यहां पर जब आप लिख रहे थे 10, या इसे ना माने आप पी, आप इसे पी मान लें, आप स्टार्ट यहां से कर रहे थे मान लो पी से, तो आप इसे वीपी लिख के शुरू कर सकते हो, फिर +10 लिखो, -4i2 लिखो, फिर 2i2 प्लस i3 लिखो, -1i1 लिखो, फिर बराबर, फिर इंड जहां करो वो पॉइंट का वोल्टेज लिखो। तो एक्चुअली वीपी और वीपी हो जाता है कैंसिल, आप जिस पॉइंट से गए उसी पॉइंट से जब वापस आ जाते हैं आप, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आपको राइट साइड में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब कैंसिल नहीं होगा तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे जरूरत पड़ेगी, फिर से ध्यान देंगे आप। जैसे आप मान लो पी से स्टार्ट किए, पी पे ही लौट आए, तभी लूप बोलेंगे। तो पी से स्टार्ट किया था, वीपी लिखो, फिर आगे जो भी हो रहा है साइन के साथ करते जाओ, अब फिर फाइनल जहां रुक रहे हो वो वहां का पोटेंशियल लिखो। ठीक है, लेकिन स्टार्ट भी यदि पी से किए, एंड भी पी से किए, तो दोनों जगह वीपी लिखा जाएगा। अब वीपी वो इधर आ जाएगा, तो वीपी माइनस वीपी 0 हो जाएगा, उधर हमको 0 लिखा जाएगा, इधर हमको वीपी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए क्लोज लूप के केस में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। ये आपको इक्वेशन मिल गया है, और इक्वेशन आपका थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, ये आपका 10 है, 4i2 है, -2i2, -2i3, -i1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आप जरा देखो अभी, तो -i1, 4i2 और 2i2, -2i2 क्या हो जाएगा, -6i2। अब फिर बचा क्या है अब आपका, -2i3, और ये 10 उधर चला जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो हो जाएगा i1
ये हो जाएगा आपका 6i2, ये हो जाएगा आपका 2i3, ये हो जाएगा आपका 10। ये फाइनल आपका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब लगे हाथ हम लोग ये देख लेते हैं, ये जो आया अभी ये वही आ रहा है आपका एनसीईआरटी एग्जाम एक्सरसाइज में भी कि नहीं। तो आप जरा देखें एडीसीए, एडीसीए अभी आपका हम लूप ले रहे हैं यहाँ पे, लूप जो अभी आप लिए हैं वो है ए बी सी ए। क्या है? ए बी सी ए। तो ए बी सी ए लूप लिए हैं, आप जरा ध्यान देंगे तो ए बी सी ए I1 आ रहा है 6i2 2i3 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। अब जरा देखिए आपका यही क्वेश्चन यहां भी आ रहा है, क्या I1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू प्लस 10। ठीक है, इक्वेशन दिखा आपको? ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दिख जाना चाहिए वैसे। ये इक्वेशन कहाँ गया? ये इक्वेशन ठीक। और किस लूप की बात हो रही है? ए बी सी ए, ए बी सी ए की बात हो रही है। I1 6i2 2i3 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब आप जो रूल सीखे हैं वो सही है, क्योंकि एनसीईआरटी उसको सपोर्ट कर रही है। एक बार फिर से जरा ध्यान देंगे, करंट की डायरेक्शन साथ दे रही थी, यहाँ पे ईएमएफ साथ दिया था तो आपने प्लस लिखा था। अब करंट ने जब साथ दिया है तो आपने माइनस लिखा है। जरा ये समझिएगा, एक्चुअली करंट जब इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर, इधर का वोल्टेज ज्यादा होगा, इधर का कम होगा, तभी करंट इधर से जा रही है। ठीक है, और जिधर ज्यादा होगा उधर बड़ी लाइन, जिधर कम होगा उधर छोटी लाइन। और ईएमएफ की डायरेक्शन छोटी लाइन से बड़ी लाइन, तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या कर रही है? लूप का अपोज कर रही है, इस कारण से यहाँ माइनस लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ईएमएफ के सेंस में देखेंगे तो यहाँ कंट्राडिक्शन नहीं है। जब ईएमएफ प्लस लिया जा रहा है उस समय आईआर भी प्लस लिया जा रहा है, जब ईएमएफ माइनस लिया जा रहा है उस समय आईआर भी माइनस लिया जा रहा है। लेकिन जब आई के सेंस में देखेंगे तो मामला उल्टा हो जाता है। आईआर के सेंस में देखना है तो वोल्टेज है वो, तो वोल्टेज के सेंस में देखेंगे तो वोल्टेज तो कह रहा है आप अपोज करेंगे, अपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ साथ देंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, use Kirchhoff's rule to determine the potential difference between the points A and D when no current flows in the BE of the electric network shown in the figure। BE में कोई करंट नहीं है तो यहाँ करंट जीरो है, यहाँ करंट जीरो है। आपका यहाँ बना देते हैं, यहाँ 6 वोल्ट लिखा है, ये सर्किट है। यहाँ पर आपका 3 वोल्ट लिखा है और यहाँ रजिस्टेंस लगा हुआ है R1, यहाँ पॉइंट E लिखा हुआ है, यहाँ पॉइंट D है, यहाँ भी रजिस्टेंस है, फिर यहाँ आपका 4 वोल्ट लिखा हुआ है ये, और यहाँ आप चले यहाँ 2 ओम लिखा हुआ है, यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ F है, यहाँ C है, यहाँ R है, यहाँ B है। और कह रहे हैं कि बी नेटवर्क में करंट नहीं है, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू व्हाट?
ठीक है, वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू वाट। ठीक, तो रियली अभी देखा जाए, रियली इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आप ऐसे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने के लिए आप लूप बना, आप कहेंगे सर लूप का मतलब होता है जहां से स्टार्ट हो वही एंड हो। हमने थोड़ी देर पहले अभी बात की थी कि जहां से स्टार्ट करेंगे वही यदि एंड कर रहे हैं, वही यदि एंड कर रहे हैं तो राइट साइड में आप जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब क्यों लिखेंगे अभी फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। पहले जरा देखें, यहाँ ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक, तो यहाँ ईएमएफ की डायरेक्शन छोटी लाइन से बड़ी लाइन, यहाँ ईएमएफ की डायरेक्शन छोटी लाइन से बड़ी लाइन। ठीक है, अब हम ए से चलते हैं, वी ए लिखते हैं। ठीक है, और फिर ये जो ईएमएफ की डायरेक्शन है वो लूप की डायरेक्शन का अपोज कर रही है, तो माइनस लिखा जाएगा, तो -6 लिखा गया। यहाँ भी अपोज है, यहाँ आपका -3 लिखा जाएगा। और यहाँ रेजिस्टेंस है तो, लेकिन उसमें करंट जीरो है, और जीरो यदि करंट है रिजल्ट तो जीरो आना है, चाहे पे प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आगे जाएंगे तो आप वीडी लिख दें। ठीक है, आप जरा देखें, अभी हम स्टार्ट वीए से लिए होते, एंड भी वीए पे किए होते, एंड भी कहाँ किए होते, वीए पे किए होते, तब हम जीरो लिखते। क्यों, तब वीए लिखते यहाँ पे, यहाँ -6 होता, -3 होता, अब +0 R1 होता। यदि हम इंड भी वीए पे करते तो वीए लिखते हम, ये वीए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वीए माइनस वीए -6 -3 प्लस 0 R1 बराबर 0। ये चीज 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे एंड कर रहे हैं, तो राइट साइड में हमको 0 लिखना होगा और लेफ्ट साइड में केवल ईएमएफ और आईआर वाला टर्म लिखना होगा। ठीक है, लेकिन यदि स्टार्ट कहीं और से कर रहे हैं, एंड कहीं और पे कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। और स्टार्ट आप वीएस कर रहे हैं, एंड वीए कर रहे हैं, यहाँ वीए लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वी आएगा इधर 0 हो जाएगा, तो वही बचेगा जो आप समझ रखे हैं। ठीक, तो एक्चुअली यहाँ पर आपका वीए और वो इधर चला आएगा तो वीडी बराबर हो गया 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। क्यों, जरा आपको दिखा दे रहे हैं। हमने यहाँ आपसे बोला था ना, जैसे पी से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पी से, तो आप क्या लिखेंगे, वीपी लिखो। ठीक है, पी से स्टार्ट किए, इसको पी मान लिए, हम लिखे वीपी। अब ऐसे चल रहे हैं, वीपी के बाद तुरंत ये पड़ गया, और इसने लूप का साथ दिया है, ईएमएफ ने साथ दिया है, तो हमने +10 लिख दिया। यहाँ करंट ने साथ दिया है, तो करंट पे अपोजिट लिखते हैं, तो माइनस लिख दिए, और 4 करंट I2 जा रही थी, माइनस हो गया। फिर यहाँ जब गए हम तो यहाँ भी करंट साथ दे रही थी, तो माइनस लिखा गया 2 I2 + I3। यहाँ जब आए तो यहाँ भी करंट जो है लूप का साथ दे रही थी, तो -1 × I1 लिखे हम। फिर बराबर वीपी, बराबर वीपी, भाई जहां से स्टार्ट किए वहां से पहले वोल्टेज लिखे वहां का, फिर आगे बढ़ते गए, और इक्वल के दूसरी साइड जहां एंड किए। अब उस वीपी को आप इधर लेके चले आओ, तो वीपी माइनस वीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीपी माइनस वीपी हो जाएगा। और यहाँ +10 है ही है, 4I2 है माइनस में, फिर -2 I2 + I3 है, फिर -I1 है, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखा जाए तो ये तो खत्म हो गया, और ये खत्म हो गया तो आपका ये वही इक्वेशन आ गया जो यहाँ लिखा गया है, ये वाला इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं वहां का वोल्टेज लिखते हैं, फिर आगे
लूप साथ दे रहा है तो प्लस, करंट साथ दे रही तो माइनस, मतलब ईएमएफ का अपोजिट लिया जाएगा करंट। ईएमएफ को प्लस ले रहे हैं तो उस समय करंट माइनस रहेगी। ठीक है, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे और राइट साइड में जहां एंड करेंगे वहां का वोल्टेज लिखा जाएगा। ठीक, लूप यदि है जहां से चले हैं वहीं लौट रहे हैं तो हमको राइट साइड में जीरो लिख देते हैं और स्टार्टिंग का वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कैंसिल हो गया, अभी हम दिखाए आपको यहाँ पे। पैरेलल आप समझ गए होंगे, बेकार में आपको लग रहा होगा सर पका रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? हम 4 रजिस्टेंस को, कितने रजिस्टेंस को? 4 रजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करें कि 1 रजिस्टेंस 1 आर्म को रिप्रेजेंट करे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे 4 रजिस्टेंस है आपका R1, R2, R3 और R4। R1, R2, R3 और R4। तो हमने एक आर्म जो है हो गया आपका R1, दूसरा आर्म हो गया आपका R2, फिर तीसरा आर्म हो गया आपका R3, चौथा आर्म हो गया आपका R4। मतलब 4 रेजिस्टेंस ले आप, उसमें से एक एक रेजिस्टेंस आप ईच आर्म आप क्वाड्रिलेटरल में कनेक्ट कर दें, ईच आर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल में कनेक्ट कर दें। अब इस क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल में से एक डायगोनल के एंड्स के बीच में आपको क्या करना है? गैल्वेनोमीटर लगा देना है। और दूसरे डायगोनल के एंड्स के बीच में आपको सेल या बैटरी लगा देना है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को ही हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। फिर से R1, R2, R3, R4 ये 4 रेजिस्टेंस थे आपके। इसमें से 1 रेजिस्टेंस मतलब कि एक एक आर्म में क्वाड्रिलेटरल के कनेक्ट करते चले गए। जैसे एक में R1, एक आर्म में क्वाड्रिलेटरल के R1, दूसरे आर्म में R2, तीसरे में R3, चौथे में R4 आप कनेक्ट कर दिए। अब फिर इसके 2 डायगोनल्स होंगे और दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल के एंड्स के बीच में आपका गैल्वेनोमीटर हो जाएगा और दूसरे गैल्वेनोमीटर के एंड के बीच में आपका सेल या बैटरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो आप जरा ये ध्यान देंगे, R1, R2, R3, R4 क्रम से नहीं मानेंगे। R1, R2, R3, R1, R2, R3, R4। ठीक है, आप ये कर सकते हैं या आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप ऐसा कर देते हैं। तो आप R1, R2, R3, R4 भी कर सकते हैं। R1, R2, R3, R4 भी कर सकते हैं। R1, R2, R3, R4 भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और पेन से लिख दे रहे हैं आपका, ग्रीन हो गया, रेड हो गया है, ब्लू दिखेगा, चलें ब्लू लिख दो। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें और इसको R3 मान लें और इसको R4 मान लें। मतलब देखिए, पहले आप ग्रीन पेन देखें, R1, R2, R3, R4। R1 नीचे माने इधर तो R1, R2, R3, R4। ठीक है, अब आप रेड पेन देखें, R1, R2, R3, R4। ब्लू पेन देखें, R1, R2, R3, R4। आप कहेंगे सर ऐसे पे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। सब में आपका, सब में आपका R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 होगा। R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 होगा सब में। ठीक है, अभी जैसे ग्रीन पेन वाला जरा चेक करा दे रहे हैं आपका, ग्रीन वाला
R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू ग्रीन पेन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, यहां लिखा है। अब जरा देखें रेड पेन देखें, तो जहां R1 लिखा था वहां R3 लिखा है। रेड पेन जहां R1 लिखा है उस जगह पे R3 लिखा है, और जहां यहां R2 लिखा था वहां R1 लिखा है, और जहां ग्रीन वाला R3 लिखा था वहां R4 लिखा है, और जहां ग्रीन वाला R4 लिखा था वहां R2 लिखा है। देखने में लग रहा है अलग है, लेकिन नहीं, ये R1 इधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा आपका R1 अपॉन R2, R1 इधर चला गया, अब R4 इधर चला है तो R3 अपॉन R4, ठीक है। फिर से वही रिलेशन है जो ग्रीन वाले से लिखा गया था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4, ठीक है। अब येलो वाला देखें जरा, येलो नहीं ब्लू, ब्लू में देखो जहां R1 लिखा था वहां पे R2 लिखा है, जहां R1 लिखा था वहां ब्लू से क्या लिखा है, जो ब्लू से उसको येलो से लिख दे रहे हैं अभी। जहां देखो R1 लिखा था वहां ब्लू वाला R2 लिखा है, और जहां R2 लिखा था वहां R1 लिखा है, और जहां ग्रीन वाला R3 लिखा था वहां R4 लिखा है, ग्रीन वाले R3 की जगह पे R4, और ग्रीन वाले R4 की जगह पे R3। पलट दो इसको, ये हो गया R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन, ठीक है। तो आप जरा देखें, हम R1 R2 R3 R4 माने, R1 R2 R3 R4, या R1 R2 R3 R4, या R1 R2 R3 R4, बस एक इधर मानना है, दूसरा इधर मानना है, फिर इधर फिर इधर, एक इधर फिर एक इधर, फिर एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर, मतलब इस बात का ध्यान देना है। और R1 R2 R3 R4, बस ये ध्यान देंगे कि R1 R2 R3 R4 क्रम से नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं, आप जाइए, यहां भी केवल ग्रीन रख रहे हैं, ग्रीन को रख के बाकी को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखें, बीट स्टोन ब्रिज तो समझ गए किसे कहते हैं। बीट स्टोन ब्रिज एक्चुअली आपका क्या है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके हर एक आर में एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, इसके दो क्वाड्रिलेटरल होंगे, दो डायगोनल होंगे क्वाड्रिलेटरल के, और दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल के एंड के बीच में आपका गैल्वेनोमीटर होगा, दूसरे डायगोनल के एंड के बीच में आपका सेल या बैटरी होगी। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को बीट स्टोन ब्रिज बोलेंगे। और ये आपका बैलेंस, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा या बैलेंस कंडीशन में होगा कि इफ Ig is equal to 0, Ig is equal to 0, that is no current through galvanometer, नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब ऐसा कब होगा, जब Vb बराबर होगा Vd, गैल्वेनोमीटर जिन इंड्स के बीच में लगा है वहां के पोटेंशियल सेम होंगे, तभी ऐसा होगा। इफ Ig is equal to 0, that is no current through galvanometer, तो Vb बराबर Vd होगा, तभी ऐसा होगा। then wheat stone bridge
will be in equilibrium or balanced और बैलेंस कंडीशन क्या होगी? बैलेंस कंडीशन, बैलेंस होने की शर्त, बैलेंस कंडीशन होगी आपकी R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। फिर से ध्यान दें कि यदि किसी क्वाड्रेटल के हर एक आर में एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें आप, और उसके डायगोनल्स में से एक डायगोनल के एंड के बीच में गैल्वेनोमीटर, दूसरे डायगोनल के एंड के बीच में से लिया बैटरी, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, और ब्रिज मतलब पुल ही है। व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब गेहूं खा के पत्थर उठा के बनाया गया पुल, ठीक है। और ये मेरे प्यारे इक्विलिब्रियम और बैलेंस कंडीशन में बोला जाएगा कब? जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, या गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो, या बी और डी का पोटेंशियल सेम हो। अब बैलेंस होने की शर्त क्या है? R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। R1 अपान R2 और R3 अपान R4 यदि बराबर है तो इसका मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगी, या गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रही है तो R1 अपान R2 बराबर होगा R3 अपान R4 के, ठीक है। इसको अब हमको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ कर देते हैं। अब देखो यहां से करंट चलेगी, तो यहां से चली करंट आई, और यहां चली गई I1, इधर चली गई I2, ये I2 यहां पहुंची, ये I2 आपकी इधर चली गई क्योंकि इसमें करंट जाना नहीं था। ये I1 जब यहां पहुंची, ये I1 भी इधर चली गई क्योंकि इसमें करंट जाना नहीं था। और I1 और I2 दोनों मिलके फिर से I हो जाएंगे, और ये करंट यहां चली जाएगी, ठीक है। तो यहां हम ये जो अभी डायग्राम बना रहे हैं, यहां हम IG इज इक्वल टू जीरो मान रहे हैं, मतलब इधर जो जाने वाली करंट है उसको हम जीरो लिख रहे हैं, ठीक है। अभी ये बना है आपका। अब यहां जरा ध्यान दिया जाए, हमने कहा था कि जैसे आपका सर्किट होगी लूप वैसे ही बना लो, इससे प्लस माइनस मिलाने में आसानी होती है, ठीक है। अब लूप की डायरेक्शन कुछ भी मान लो, इसको लूप फर्स्ट मान ले रहे हैं, और इसको लूप हम सेकंड मान ले रहे हैं। अभी हम लूप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। लूप फर्स्ट में हम केवीएल लगा रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जरा देखो यहाँ पे, यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है लूप की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रही है, तो माइनस लिखा जाएगा, माइनस I2, करंट जा रही है किसमें? R2 में। अब यहां जाएं तो यहां पर जो है सपोर्ट अपोज देखा ही नहीं जाना है कि करंट तो जीरो है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस मान लो G है, तो प्लस लिखो या माइनस आना जीरो ही है। यहां देखेंगे करंट की डायरेक्शन, और मतलब कि लूप करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन क्या कर रही है? अपोज कर रही है। अपोज कर रही तो प्लस लिखा जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा I1 और R1 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से देखा जाए अभी I1 R1 बराबर I2 R2 हो जाएगा, या आपका R या आपका ये R1 अपान R2, R1 अपान R2, R1 अपान R2 बराबर हो जाएगा I2 अपान I1 के, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। इतना समझे आप? ठीक। अब जरा देखें आप, अब हम बात कर रहे हैं लूप सेकंड की, और लूप सेकंड में भी आप केवीएल लगा दें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आप जरा देखें
यहाँ लूप की डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम है, करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, तो माइनस I2, और करंट किस में जा रही है, R4 में, इंटू R4। और यहाँ करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट रहे तो प्लस लिखते हैं करंट में, ये हो जाएगा आपका I1 और R3, अब प्लस 0 इंटू जी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है वो 0 जा रही है। यहां से आपका I1 R3 बराबर हो जाएगा I2 R4 के, और फिर से आपका R3 अपान R4 बराबर हो जाएगा I2 अपान I1 के। इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन का राइट साइड आप देखोगे तो सेम है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान, ठीक है, ये R3 को स्टैंडर्ड आर्म बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड आर्म बोल रहे हैं, और R4 को ये अननोन आर्म बोल रहे हैं, अननोन आर्म, अननोन आर्म बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स स्टैंडर्ड आर्म होगी, और यहाँ अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, जिसका आप रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकालना चाहेंगे, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। ये प्रूफ हो गया। और एक बड़ी शर्त है यहाँ पे, वो प्यारे ये है कि यदि गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तब भी बैलेंस कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी बैलेंस कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है प्यारे, हाँ ऐसा ही है, बैलेंस कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि पोजीशंस को इंटरचेंज कर भी दिया जाए तो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो भैया सर दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक, तो वही रखना है, ABCD, ABCD, R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4, आप ध्यान देंगे क्रम से नहीं है कि R1 R2 R3 R4, ये ध्यान देंगे R1 R2 R3 R4, बहुत ध्यान देंगे, कंफ्यूजिंग है प्यारे। अब हमने गैल्वेनोमीटर यहां लगा दिया, इसके पहले जो गैल्वेनोमीटर लगाए थे, इसके पहले हम लोग बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाए थे, अब हम लगा दिए ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर, और यहां पर जो है बी और डी के बीच में आपकी सेल या बैटरी लगा दी गई, ठीक है, पहले वो ए और सी के बीच में लगाई गई थी, ए और सी के बीच में लगाई गई थी, ठीक है। अब जरा देखें, यहां पर तो करंट जीरो ही रहनी है, करंट क्या रहनी है, जीरो रहनी है। अब पहले करंट दिखाओ, तो यहां से करंट चली, यहां पहुंचेगी तो एक तरफ I1 चली गई और एक तरफ मान लो I2 चली गई, और I1 जब यहां पे आया तो वो I1 इधर बढ़ गया क्योंकि इसमें जाना नहीं था, और यहां पर जब I2 आया तो I2 इधर बढ़ गया क्योंकि इसमें जाना नहीं था, और ये इधर बढ़ गया, तो ये दोनों मिलके फिर आई हो गए, जो जहां से आया था वहीं चला गया। अब यहाँ आप लूप बना दें, और यहाँ भी आप लूप बना दें,
लूप की डायरेक्शन कुछ भी मान लें, देखो एक का मान ले रहे हैं क्लॉकवाइज और दूसरे का मान ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आप एंटी क्लॉकवाइज मान ले रहे हैं, एक क्लॉकवाइज मान ले रहे हैं, ठीक है। ये लूप फर्स्ट है, ये आपका लूप सेकंड है। ठीक प्यारे, अब जरा देखें, शुरू हो जाएं आप। लूप फर्स्ट में हम लगा रहे हैं केवीएल। क्या लगा रहे हैं? केवीएल। अब देखो यहाँ आई लूप का साथ दे रहा है, साथ दे तो माइनस, तो I1 हो गया और क्या हो गया R2। और यहाँ जो है अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है तो प्लस, प्लस हो गया I2 और R4। और इसमें करंट है नहीं तो 0 इंटू जी लिख दिया जाएगा, आना 0 है, चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आपका I2 R4 बराबर हो गया I1 R2, और यहाँ से देखा जाए अभी R4 अपान R2 बराबर हो गया आपका I1 अपान I2, घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब हम लूप सेकंड में केवीएल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? केवीएल लगा रहे हैं। और लूप सेकंड में जब हम केवीएल लगा रहे हैं तो आप जरा देखें यहाँ पे, यहाँ ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अपोज कर रही है, अपोज करे तो माइनस, ना प्लस, करंट अपोज करे तो प्लस, I1 R1 हो गया। और यहाँ आप देख रहे हैं सपोर्ट है, दोनों का सपोर्ट है तो माइनस, माइनस I2 R3 हो गया। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 ही जा रही है, चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। I1 R1 बराबर हो जाएगा आपका I2 R3 के, या I1 अपान I2 बराबर हो जाएगा आपका R3 अपान R4 के, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है। अब हम जैसे बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो दोनों का एक साइड है I1 अपान I2, इसका मतलब दोनों अगला साइड बराबर होना चाहिए। अगला साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। R4 अपान R2 बराबर होना चाहिए R3 अपान ये R1 है, ये R1 था, R3 अपान R1 के, ये आगे बढ़ा दो, R1 अभी इधर चला है तो ऊपर हो जाएगा, और R3 इधर R1 इधर चला है तो ऊपर हो जाएगा, नीचे R2 लिखा है, और इधर R3 ऊपर है ही है, R4 इधर चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा। आप जरा देखो बैलेंस कंडीशन, पहले भी R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 थी, अब भी वही है, R1 अपान R2 R3 अपान R4। इसका मतलब यदि हम गैल्वेनोमीटर और सेल या बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस कंडीशन पर फर्क नहीं पड़ती है। ठीक है, ये बहुत प्यारा जो है आपका है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है जब कभी 5 रेजिस्टेंस ऐसे दिख जाए, ऐसे और ऐसे, तो आपको पता ही नहीं चलता है, जैसे R1 लिखा है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, यहां आपको सीरीज पैरेलल पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यदि कहीं इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो बराबर हो जाए, इसका मतलब इसमें करंट ही नहीं जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी तो ये रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप हटा देंगे, इसको हटाते ही तुरंत पता चल जाएगा कि ये सीरीज है, ये सीरीज है, फिर आपस में पैरेलल है। ठीक है, जब कभी 5 रेजिस्टेंस होंगे और आपको ये पता नहीं चलेगा कि मामला सीरीज है कि पैरेलल है, तो एक बार प्रयास करना कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन तो नहीं फॉलो हो रहा है। यदि बैलेंस कंडीशन फॉलो हो रहा है तो जहां पर गैल्वेनोमीटर वाली पोजीशन है वहां पर जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसमें जाने वाली करंट 0 होगी, तो उसको हम आउट ऑफ द सर्किट मान लेंगे और फिर सर्किट इजी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है और सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे। तो बहुत हो गया, अब हम और ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, इसके आगे जो भी बातें होंगी
अब नेक्स्ट लेक्चर में होंगी, और अगला लेक्चर जैसा कि हमने बात किया था आपसे वो फाइनल होगा इस चैप्टर का। तो भैया हो, फिर से इतनी देर तक आनंद सिंह के साथ रहने के कारण आपको प्यारे धन्यवाद। ये धन्यवाद आप कहेंगे सर बड़ा छोटा है, दिख नहीं रहा है। भैया ये टेक्नोलॉजी जो है धन्यवाद को बड़ा कर दे रही है। अब आपका वही पुराना स्लोगन यूट्यूब वाला, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट आल्सो। मेरे प्यारे, एक छोटा सा लाइक भी करने में आपको प्रॉब्लम होती है मेरे प्यारे, हैं? मतलब आप कमेंट भी नहीं कर सकते कि हाँ सर अच्छा है, हाँ सर बुरा है, हाँ सर हेल्पफुल है, हाँ सर हेल्पफुल नहीं है। वाह वाह, क्या जमाना है। चले फिर भी रिक्वेस्ट करना मेरा फर्ज है। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और इन सब कामों के लिए दूसरों को भी मोटिवेट करिएगा, जैसे अपने रिलेटिव्स हुए, फ्रेंड्स हुए। थैंक्स प्यारे।